Assalamu alaikum students, beta. Welcome back once again. Welcome to Adhan Dynamic World. This is your biology teacher. Students, chapter number 15 inheritance के ऊपर हम लोगों ने अपनी डिस्कशन शुरू की हुई है और आज हम inheritance के next topic के ऊपर बात करेंगे, which is all about the codominance and incomplete dominance. एक छोटा सा बेटा इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं. बेटा चूंकि मेंडल्स ने 40 years के राउंड अबाउट अपने काम की पब्लिकेशन तक उसने अपना वर्क किया. अब मेंडल ने अपने सारे के सारे वर्क को दो लॉज के अंदर उसने डिफाइन किया. पहला था जी मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और सेकंड लॉ था जी मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इन दोनों लॉज के अंदर उसने एक ही बात बताई. उसने कहा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो पेरेंटल इंडिविजुअल से उनके न्यूबॉर्न की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होती हैं. उन्हें ट्रांसफॉर्म करने वाले फैक्टर हैं वो जो क्रोमोसोम के ऊपर हैं, वो जो डीएनए के ऊपर हैं, जिन्हें आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं. मेंडल का ये कहना है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो डीएनए है और उनके ऊपर जो जेनेटिक कंपोनेंट है जिन्हें हम एलील्स कहते हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. दो अलग-अलग ट्रेट्स हैं और उन दो अलग-अलग ट्रेट्स की जो अलग-अलग एलील्स हैं उनका आपस में कोई लिंकेज नहीं है. दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं और जब भी जीन्स की एलील इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं तो बनने वाले जो नए गैमीट्स हैं उनमें से हर एक को सिर्फ एक एक ही एलील मिलती है. एक से ज्यादा एलील किसी भी गैमीट को नहीं दी जाती. नॉर्मली ऐसा ही है. लेकिन अगर कभी नॉन डिसजंक्शन का फिनोमेना हो जाए या कोई जेनेटिक एरर आ जाए, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर आ जाए या कोई टॉक्सिकेंट बॉडी में एंटर हो जाए तो ऐसी केस में हो सकता है कि एक से ज्यादा जो एलील्स हैं वो एक गैमीट के अंदर चले जाए, जो कि प्रॉब्लम है. अब बेटे पॉइंट ये है कि जैसे ही डार्विन मेंडल ग्रीगर जॉन जो मेंडल था उन्होंने अपनी पब्लिकेशंस की और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे. जब उन्होंने अपनी पब्लिकेशंस दी तो उसके बाद ये पता चला कि हर इंडिविजुअल के अंदर जीन्स मौजूद हैं, हर इंडिविजुअल के अंदर जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक मैप मौजूद है जो इस बात को तय करता है कि कौन से कैरेक्टर न्यूबॉर्न की बॉडी के अंदर जाते हैं. तो मेंडल की पब्लिकेशंस के फौरन बाद साइंटिस्ट ने एनिमल्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. साइंटिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए कि इस बात को फाइंड आउट किया जाए, इस बात को देखा जाए कि किस तरह से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं. तो साइंटिस्ट बिगेन टू एक्सपेरिमेंट ऑन द genetics of various organisms. तो साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ एनिमल्स की जो डिफरेंट तरह की जो जेनेटिक्स थी उनके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी और उन्होंने फाइंड आउट करना शुरू कर दिया कि क्या वाकई ही जेनेटिक की या जीन्स की जो मूवमेंट का पैटर्न है वो वैसे ही है जैसे मेंडल ने एक्सप्लेन किया. तो उन्होंने कई साल काम किया और बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया और उन्होंने कुछ मटेरियल्स कलेक्ट किए और फाइंड आउट ये किया कि ये जो मेंडल ने बात कही है ये बात सिर्फ मेंडल की हद तक ही ठीक है, उन कंडीशंस तक ठीक है जिनके अंदर मेंडल ने काम किया. क्योंकि मेंडल ने काम सिर्फ पी प्लांट के ऊपर किया था, बाकी अर्थ के ऊपर और भी बेतहाशा प्लांट्स हैं और भी बेतहाशा एनिमल्स पाए जाते हैं. तो उनके अंदर भी जेनेटिक पैटर्न को चेक करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये जो डिफरेंट एनिमल्स का जो जेनेटिक पैटर्न है वो मेंडल्स के लॉज को फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलोड बाय मेंडल्स लॉ. जो मेंडल्स के लॉज से उनको फॉलो नहीं करते, उनमें कुछ और ही पैटर्न पाया जाता है. उनमें जो जीन्स है उनकी सेग्रीगेशन वैसे नहीं होती जैसे मेंडल कहता है. उनमें जीन्स के आपस में लिंकेज भी है, उनके ट्रेट्स के साथ कनेक्शंस भी हैं. उनकी दो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी. जो साइंटिस्ट थे उनकी दो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी जो इस बात को बताती थी कि मेंडल के काम में और नए एनिमल की जेनेटिक्स को फाइंड आउट करने में ये दो वेरिएशन इंपॉर्टेंट है. पहला था उनका फाइंडिंग के many traits is controlled by more than one gene. कि बहुत सारी ट्रेट्स ऐसी हैं जिन्हें एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं. हालांकि मेंडल कहता था कि हर जीन को कंट्रोल करने के लिए हर ट्रेट को फाइंड आउट करने के लिए, हर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए, हर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए एक जीन का पेयर होता है. लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव कर दिया कि बात यूं नहीं है. मुमकिन है कि एक ट्रेट को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं और ऐसे बॉडी में बहुत सारे जीन्स हैं. ह्यूमन के अंदर ही ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स हैं जो ये काम करते हैं. सेकंड में वो कहते हैं कि एलील्स होती हैं वो जीन पेयर के अंदर वो दो नहीं होती, वो दो से ज्यादा भी हो सकती हैं. यूजुअली तौर पर एक जीन के अंदर दो अल्टरनेट फॉर्म होती हैं बेटा.
जिनमें से एक डोमिनेंट रह सकती है, एक रिसेसिव रह सकती है, लेकिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इस बात को प्रूव कर दिया कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई पक्की बात नहीं है कि हमेशा एक जीन के अंदर दो ही एलील्स होंगे, लेकिन मेंडल कहता था कि दो ही हैं। तो इन दो पॉइंट्स की बेस पे मेंडल के काम को थोड़ी सी डिस्करेजमेंट मिली, उसके लॉज अपनी हद तक ठीक हैं, लेकिन फाइंडिंग कुछ इस तरह की गई कि एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एक से ज्यादा जीन है, और एक जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म की बजाय तीन अल्टरनेट फॉर्म भी हो सकती है। जीन में तीन अलग अलग एलील या तीन से ज्यादा एलील्स भी पाई जा सकती हैं। अगर ये आपका कोई ट्रेट है तो उस ट्रेट में हर एक, जो यहाँ पर लाइन मैंने मार्क की है, हर लाइन एक अलग अलग एलील की इंडिकेशन करती है। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो इस बात को एक्सप्लेन करती हैं कि वाकई ही ऐसा है, इन दोनों पॉइंट्स की बेस पे जो मेंडल के काम से अलग उन्हें बनाती है। अब उनमें से सबसे पहली एक्सप्लेनेशन है जी कोडोमिनेंस के हवाले से कि कोडोमिनेंस क्या है। बेटा कोडोमिनेंस इज अ टाइप ऑफ सिचुएशन in which both alleles of a gene express themselves in an independent condition. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें दोनों alleles एक्सप्रेस करती हैं कंप्लीटली, और जो कैरेक्टर्स आते हैं वो बोथ पेरेंटल इंडिविजुअल्स के आते हैं, कि दोनों पेरेंटल ऑर्गेनिज्म जब आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट फादर से आए, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल मदर से, और इन दोनों के गेमीट्स जब आपस में कंबाइन हुए तो इनके कंबाइन करने से जो इंडिविजुअल आया उसके अंदर जो जेनेटिक फैक्टर्स है वो दोनों के, यहां पर कोई डोमिनेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर कोई डोमिनेंट रिसेसिव कॉन्सेप्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू कोडोमिनेंस बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करती है, दोनों के ट्रेट्स जाहिर होते हैं, नो डोमिनेंट नो रिसेसिव, कोई डोमिनेंट का पॉइंट नहीं और कोई रिसेसिव नहीं, तो डोमिनेंट नहीं और रिसेसिव नहीं, इन दोनों के एक्सप्रेशन से जो नए फैक्टर्स आते हैं वो कोडोमिनेंट सिचुएशन को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा कि एक ट्रेट जो फादर से आया है इसका कलर, एक ट्रेट जो मदर से आया है इसका कलर, फादर की है इसका कलर है जी ब्राउन, मदर की है इसका कलर है जी ब्लैक। अब इन दोनों में से कोई एक अगर एक्सप्रेस करता है तो या तो है इसका कलर न्यूबॉर्न का, हेटेरोजाइगोट का, या तो ब्लैक होगा या ब्राउन होगा। लेकिन अगर मैं कोडोमिनेंस को फॉलो करूं तो इसमें ना ब्राउन होगा ना ब्लैक होगा, बल्कि तीसरी कंडीशन आएगी, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। और इस सिचुएशन में जो हेटेरोजाइगोट की फिनोटाइप है वो अपने दोनों पेरेंट से डिफरेंट होती है। अब यहां पर मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं बेटा हेटेरोजाइगोट की। अब ये उस न्यू इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है जिसमें फादर की बॉडी से भी जीन्स आए हैं और मदर की बॉडी से भी जीन आए हैं। फादर की बॉडी से आने वाले जीन्स डिफरेंट हैं, मदर की बॉडी से आने वाले जीन्स डिफरेंट है, तो ये हेटेरोजाइगोट जीन है। अब ये दोनों जीन के ये एक एलील अगर डोमिनेट करती है, रिसेसिव करती है, तो बात तो मेंडल की हो जाती है। लेकिन यहां पर कोडोमिनेंस के केस में मेंडल की बात गलत है, इनमें दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। और एक पर्सन की बॉडी में सबसे बेहतरीन जो कोडोमिनेंस की एग्जांपल है दैट्स अ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है, जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कोडोमिनेंस की एग्जांपल्स को वाज़ेह तौर पर देखा जाता है। ये मुकम्मल आप लोग एक्सप्लेन करो बेटा, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। ह्यूमन के ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट जीन है और उस जीन का नाम है जी कैपिटल I। इस कैपिटल I की तीन अल्टरनेट फॉर्म्स है बेटा, तीन अल्टरनेटेड फॉर्म्स है बेटा। एक है जी कैपिटल IA, फर्स्ट वन, सेकंड है जी कैपिटल IB, दिस इज द सेकंड वन, और स्मॉल I, ये तीन है। इसका मतलब है कि एक जीन की तीन अल्टरनेट फॉर्म है जो कि यहां पर बताई गई थी कि जीन की दो से ज्यादा फॉर्म्स हो सकती हैं। लेकिन बेटा फिनोमेना ये है कि तीन एलील्स हो सकती हैं लेकिन जीन के अंदर आएंगी हमेशा दो। ये जो जीन है हो सकता है कि जो कैपिटल I है वो इस IB से बाइंड करता हो, मुमकिन है कि वो स्मॉल I से बाइंड करता हो, मुमकिन है कि ये जो कैपिटल IB है ये इससे बाइंड करता हो और ये स्मॉल I से बाइंड करता हो। कहीं पर कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन उन कॉम्बिनेशन में जीन के अंदर दो ही एलील्स होंगी, या तो ऊपर वाली दो होंगी, ये वाली दो होंगी, या ये वाली और ये वाली होगी, या ये वाली और ये वाली हो सकती है। कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है और ये दोनों अपने आप को यहां पर आकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने बनने वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको बना के दिखा दिए। कैपिटल I के साथ खुद ही बाइंड कर सकता है, ये अलग से जीन एक एनिमल में हो सकता है,
या ये जीन भी एक एनिमल में हो सकता है। कैपिटल आई ए आई बी ये पॉसिबल है एक एनिमल की बॉडी में हो, और कैपिटल आई बी और स्मॉल आई हो ये भी पॉसिबल है कि एक एनिमल में हो। स्मॉल आई और स्मॉल आई भी मुमकिन है कि एक एनिमल में हो, और एक एनिमल में कंडीशन है जी कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी। और हमारा सारा जो मेन कंसर्न होगा वो इसी पॉइंट के हवाले से होगा, लेकिन हम पहले अपर वाले पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन कर रहे हैं। अब बेटा एक एनिमल की बॉडी में ये जो कैपिटल आई है ये जीन बॉडी की एंटीजन्स बनाने वाला जीन है, बॉडी की एंटीजन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन है। एक पर्सन के आरबीसीज के ऊपर पाए जाने वाली प्रोटीन है जो एक पर्सन की बॉडी में ये तय करती है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप किस तरह का होगा। अगर एक पर्सन की बॉडी में कैपिटल आई ए होगा तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में ए एंटीजन बनेगी। अगर तो ब्लड ग्रुप के ऊपर आई बी जीन्स फाइंड आउट किए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप जो है उसमें एंटीजन बी होंगी, जिससे ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर एक पर्सन की बॉडी में स्मॉल आई जीन्स है, इन दोनों में से अपर वालों में से कोई भी नहीं है, तो पर्सन की बॉडी में कोई एंटीजन नहीं होगी, जो इस बात की इंडिकेशन करती है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो ये जीन्स और उनके ऊपर ये जो पाए जाने वाले ए बी और स्मॉल आई फैक्टर हैं ये तय करते हैं कि एंटीजन कैसी होंगी। जैसा ऊपर फैक्टर होगा वैसी एंटीजन बनेगी, और जैसी एंटीजन होगी वैसा ही एक पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा। और हम बात करते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, कंडीशन है कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए। कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए का मतलब है कि पर्सन में ए एंटीजन बन रहा है। कैपिटल आई ए दूसरी साइड पे देखें तो इसमें ए एंटीजन, और स्मॉल आई की बात करूं तो वो एक्सप्रेस ही नहीं करता, एंटीजन बनाता ही है। इन दोनों केसेस में इस पर्सन की बॉडी में जो एंटीजन बनेगी वो होगी ए एंटीजन। सो दिस विल बी द ए एंटीजन। ये पर्सन की बॉडी में है जी ए एंटीजन। अब मैं बात करता हूं इस वाले फैक्टर की, कैपिटल आई बी और कैपिटल आई बी, और सेकंड कंडीशन है कैपिटल आई बी और स्मॉल आई बी। इन दोनों कंडीशंस के अंदर पर्सन की बॉडी में बी एंटीजन बनेगी बेटा, ये दूसरा कंडीशन। थर्ड है बेटा स्मॉल आई और स्मॉल आई। मैंने आपसे कहा कि स्मॉल आई और स्मॉल आई में कोई एंटीजन नहीं बनती। ये जिस पर्सन की बॉडी के ऊपर जो जीन्स का पैटर्न होगा, ये जिस पर्सन के अंदर पाया जाएगा उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा जी ओ। तो यहां पर है जी नो एंटीजन। अब आ जाए तीसरा और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये जो लास्ट वाला बेटा, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी। इसमें कैपिटल आई ए रिप्रेजेंट करता है कि जी एंटीजन बननी चाहिए, कैपिटल आई बी रिप्रेजेंट करता है कि जी बी एंटीजन बननी चाहिए। और अगर मेंडल के लॉ को फॉलो किया जाए या तो आई ए डोमिनेट होना चाहिए या आई बी डोमिनेट होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये वाले मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करते, कोडोमिनेंस इस तरह का फॉलो नहीं करता मेंडल्स के लॉ, तो ऐसी कंडीशन में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। बोथ एलील्स एक्सप्रेस कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। जो दोनों हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, कोई डोमिनेंट नहीं होगी, कोई रिसेसिव नहीं होगी, और जो फिनोटाइप होगी वो अपने दोनों पेरेंट्स से डिफरेंट होगी। अब देखें इसमें ए एंटीजन भी बनेगा और बी एंटीजन भी बनेगा। दोनों एंटीजन इस पर्सन की बॉडी के अंदर बनेंगे। देखें दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, कैपिटल आई ए ने भी और कैपिटल आई बी ने भी। तो बोथ के एक्सप्रेस करने की वजह से दोनों एंटीजन्स का बन गया। अब उससे होगा क्या, अब बात कर लेते हैं कि इनके अंदर किस तरह के ब्लड ग्रुप आ रहे हैं। अब यहां पर चूंकि सिर्फ ए एंटीजन है, इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप है जी ए ही है। इस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा जी ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि उसमें ए एंटीजन पाई गई। इसमें बी एंटीजन है तो इस पर्सन की बॉडी का ब्लड ग्रुप होगा जी बी ब्लड ग्रुप। इस पर्सन की बॉडी में कोई एंटीजन नहीं है तो इस पर्सन की बॉडी का ब्लड ग्रुप है जी ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। ओके, और नेक्स्ट है जी इस पर्सन की बॉडी में दोनों एंटीजन है ए और बी, जो कि डोमिनेंट रिसेसिव का कोई केस नहीं है, तो इस कंडीशन में इस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप, ये आपको पॉइंट बता दिया गया। अब मजीद आपको अगर मैं समझाऊं, दो पेरेंट्स से बेटा, एक पेरेंट है जी जिसकी बॉडी का ब्लड ग्रुप है ए, क्योंकि उसमें दोनों एंटीजन है ए, ये फर्स्ट कंडीशन। फादर की बॉडी का कलर, उसमें पाए जाने वाले एंटीजन की सिचुएशन आई बी और आई बी है। इन दोनों की क्रॉसिंग होती है, और क्रॉसिंग ओवर होने से इनके अंदर, क्रॉसिंग होने की वजह से इनमें जो जीन्स के कॉम्बिनेशंस का पैटर्न है वो ये आ जाता है, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी। अब इस सिचुएशन के अंदर
इस पर्सन की बॉडी में जो जीन्स बने हैं, इस पर्सन के अंदर जो एक्सप्रेशन हुई है, जो ब्लड ग्रुप बना है, वो ना तो इससे मैच करता है और ना इससे मैच करता है। और यही बात कोडोमिनेंस की डेफिनेशन कहती है कि बनने वाले हेटेरोजाइगोट की जो फिनोटाइप है, जिसमें फादर की इन्वॉल्वमेंट भी है, मदर की इन्वॉल्वमेंट भी है, वो दोनों अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। तो ये वाला अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है। अब आखिरी पॉइंट है कि इन एलील्स का आपस में रिलेशन क्या है। क्योंकि एक ही कंडीशन है, आई ए जो है ये डोमिनेट है। क्यों डोमिनेट है? आई ए चूंकि स्मॉल आई एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एलील्स आपस में मिलकर काम कर रही है। इस लास्ट वाले पॉइंट में इन सभी एलील्स का मिलकर काम करना, लास्ट वाले में आई ए और आई बी इस बात को एक्सप्लेन करता है कि बोथ एक्सप्रेस, लास्ट कंडीशन में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ए वाला भी और बी वाला भी, और आने वाली जो फिनोटाइप है, जो ब्लड ग्रुप है, वो ए भी है और बी भी है, जिसे हम कलेक्टिवली ए बी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाफ पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसी पर्सन की बॉडी का हाफ ब्लड जो है वो बी है, ऐसा नहीं होता बेटा। दोनों मिलकर एक्सप्रेस करते हैं, तो जो ब्लड ग्रुप आता है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है, और वो है जी ए बी। तो बेटा ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक इस पॉइंट का। तो हम इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड आगे बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के हवाले से, वो भी एक इसी तरह का पॉइंट है जो मेंडल के लॉ से डिफरेंशिएट करता है बेटा। तो तब तक के लिए बेटा आप लोग अपना ख्याल रखें, इसे अच्छी तरह से जहन में रखें। अल्लाह हाफिज बेटा, थैंक यू।